हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समझेंगे कि कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई है, पहले कंप्यूटर क्या था, किस टेक्नोलॉजी को यूज करता था और अभी के कंप्यूटर में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। इसी जनरेशन को हम पढ़ेंगे कि जनरेशन कैसे बढ़ा है और कैसे टेक्नोलॉजी इन्हांस किया है। इसी के बारे में डिस्कशन आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ये वीडियो कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान के लिए बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल टीयर 2 के उन स्टूडेंट के लिए भी, उन दोस्तों के लिए भी ज़रूरी है जो एसएससी के तैयारी करते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल टीयर 2 का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा और उसका आज ये वीडियो रहने वाला है उसी पर आधारित। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक पीपीटी हम लेके आए हैं जिसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया गया है। आपके सामने जैसे जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, आगे है फिफ्थ जनरेशन। इस तरह से ये जनरेशन कैसे इन्हांस किया है, कैसे जनरेशन बढ़ा है, उसी के बारे में समझते हैं कि जनरेशन बढ़ने का मतलब हो गया कि टेक्नोलॉजी को चेंज करना। कंप्यूटर में पहले क्या टेक्नोलॉजी था और अब क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, इसी टेक्नोलॉजी को इन्हांस करना ही जनरेशन कहलाता है। जैसे अभी अगर कोई लैपटॉप ले आते हैं तो वो होता है 7th जनरेशन का है, 8th जनरेशन का है, 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। तो यही जनरेशन का जो उत्पत्ति हुआ है, वो जनरेशन कैसे है, क्या टेक्नोलॉजी इन्हांस हुआ, वो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए फर्स्ट जनरेशन में तो कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट प्रोसेसिंग के रूप में यूज होता था, तो वो है वैक्यूम ट्यूब। अब यही वैक्यूम ट्यूब का ये फिगर आपके सामने दिख रहा है, ये वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब का मतलब बॉल्ब के तरह ही इसका यूज होता था प्रोसेसिंग के लिए। बहुत सारा इस तरह से वैक्यूम ट्यूब एक कंप्यूटर के अंदर यूज होता था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि ये कंप्यूटर होता था मशीन लैंग्वेज यूज करता था। मशीन लैंग्वेज का मतलब हो गया पूरी तरह से वो मशीन डिपेंडेंट कोड हो गया। आज के डेट में आज का जो कंप्यूटर है वो पूरी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करता है, लेकिन पहले ये मशीन लेवल यूज होता था। ये कंप्यूटर बहुत ही लार्ज साइज का होता था। इसको रखने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर बड़ा बड़ा कमरा जो है उसको बनाया जाता था, उस बिल्डिंग को उस कंप्यूटर में रखने के लिए उसके अंदर। और हाईली एक्सपेंसिव होने के कारण ये कंप्यूटर बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता था। नॉर्मल कोई लोग इस कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकता था। बहुत बड़ी साइंटिफिक इंडस्ट्री इस सब में इसका यूज होता था। बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव था और वेरी स्लो होता था कंप्यूटर। उतना फास्ट टेक्नोलॉजी था नहीं, तो ये बहुत स्लो काम करता था। और हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो कंप्यूटर होता था बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक को कंज्यूम करता था। बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करने का कारण मतलब इलेक्ट्रिक खर्च भी बहुत ज़्यादा आता था, जिसके वजह से भी ये ज़्यादा लोगों के साथ यूज नहीं हो पाया। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कि ज़्यादा लार्ज साइज था, स्लो था, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव था, बहुत ही महंगा आता था और इसको रखने के लिए बहुत बड़ा बड़ा रूम, एक बिल्डिंग को परचेज करके रखना होता था। ये चीज़ है। अब इसमें कौन कौन सा कंप्यूटर है जो इस जनरेशन का आता है, वो एग्जांपल आपको दिख रहा है। ENIC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, EDVAC है, UNIVAC 1। ये सब जो कंप्यूटर आपको दिख रहा है, ये कंप्यूटर आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है।
पूछा जाता है कि पूछ देगा कि ENIAC ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इसका जवाब होगा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है ये। अब इसका किस टाइम पीरियड में फर्स्ट जनरेशन रहा था, तो 1940 से 1956 के आसपास का जनरेशन को इस जनरेशन में जो कंप्यूटर रहा वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहलाया। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो इस तरह से, उसमें प्रोसेसिंग के लिए ट्रांजिस्टर यूज होता, जहाँ पर वहाँ फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पर उसी जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगा प्रोसेसिंग के रूप में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब एक ग्रुपिंग के करके प्रोसेसिंग होता था। ये एक्सपेंसिव होता था बट फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा कम होता था, और फास्टर, रिलायबल, स्मॉलर देन प्रीवियस वर्जन। मतलब फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग इस जनरेशन के कंप्यूटर फास्ट होता था, थोड़ा सा ज़्यादा उससे फर्स्ट जनरेशन फास्ट होता था। रिलायबल का मतलब हो गया कि ये, रिलायबल को हिंदी में बोलते विश्वसनीय, मतलब इस पर फेथ होना। अगर कोई कंप्यूटर एक्यूरेसी का मेंटेन करके रखता है, डेटा को प्रॉपर ढंग से होल्ड करके रखता है, उसी कंप्यूटर से हमको रिलायबल पता चलता है। और ये कंप्यूटर जो होता था वो स्मॉलर साइज, प्रीवियस से थोड़ा सा छोटा होने लगा इस जनरेशन का। अब इसमें ये देखिए, ये सब कुछ कंप्यूटर का नाम है जो इस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था। PDP-8, IBM 1400 सीरीज था, IBM 1620, IBM 1790, CDC 3600। तो ये सब कुछ कंप्यूटर है जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। और देखिए 1956 से 1963 का जो पीरियड है ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड रहा है। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट IC इस्तेमाल किया गया। अब ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, टाइम शेरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब किस प्रोसेस को कितना कितना टाइम देके एग्जीक्यूट करवाना है वो फैसिलिटी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में लाया गया, जिससे अगर कोई काम जल्दी होना है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कोई मान लीजिए इस तरह का प्रोसेस है जिसको जल्दी ख़त्म करना है, कोई कुछ को लेट ख़त्म करना है, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टाइम शेयर कर देता था कि किसको कितने टाइम के अंदर एग्जीक्यूट करवा देना है और किसको कब करना है। जैसे हमारे लाइफ में भी कोई काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जल्द पहले करते हैं। जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको लास्ट में रखते हैं, फिर उसको हम कंप्लीट करते हैं। वही टाइम शेयरिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि फास्टर, स्मॉलर, चीपर एंड प्रीवियस वर्जन से ये थोड़ा सा फास्ट रहा ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग स्मॉलर साइज रहा उससे भी, और सस्ता भी रहा। इस तरह से इजी टू अपडेट, मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के चीज़ों को अपडेट करना, बदलना बहुत ईजी रहा। और ये कुछ कंप्यूटर का नाम है जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का है। IBM 370, IBM 360, B6 500 और NCR 395। ये सब कुछ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। और इस पीरियड को माना जाता है कि इस पीरियड के अंदर जो कंप्यूटर रहा 1963 और 1971, ये आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, और इसी में थर्ड जनरेशन आता है। अब यहाँ पर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में देखिए, ये VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये फुल फॉर्म हुआ। माइक्रो प्रोसेसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था VLSI या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मल्टी प्रोसेसिंग एंड GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ वो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक साथ मल्टीपल काम को परफॉर्म करना। जैसे आज के डेट में भी हमारे पास जो लैपटॉप या कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर भी एक साथ ढेरों सारा काम करता है। ढेर सारा काम करने का मतलब जैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर डाउनलोडिंग भी करते रहते हैं, ऑडियो गाना भी सुनते रहते हैं, और साथ साथ टाइपिंग भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप का काम साथ ही में परफॉर्म हो रहा है, इसी को तो मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं।
अभी हम आपके सामने जो टीचिंग करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को बता पा रहे हैं, यहाँ भी बहुत सारा काम हो रहा है। यहाँ पर भी कैमरा है, स्पीकर है, उसके बाद मेरा वीडियो उस पर लोकेट हो रहा है, जो हम लिख रहे हैं वो चीज़ वहाँ शो कर रहा है। तो ये देखो 3-4 टास्क एक ही साथ ही कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी तो मल्टी प्रोसेसिंग है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हम यूज कर रहे हैं, ये भी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में आगे बताएंगे। और GUI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि वैसा इंटरफेस किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जिससे यूजर डायरेक्टली कनेक्ट होकर उससे काम परफॉर्म करवाता है, उसी को तो GUI कहते हैं। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का मतलब इसमें जो काम होता था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता था काम। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि मॉड्यूल बाय में ब्रेक कर करके वर्किंग को परफॉर्म करना, ये चीज़ है। इसके बारे में और डिटेल में आगे देखेंगे। और स्मॉल होता था पिछले एफोर्डेबल यूज, इजी टू यूज, मतलब ये कंप्यूटर एफोर्डेबल होता था, मतलब एक लिमिटेड पैसा होता था कि हाँ इतना में है, मिल जाता है। जैसे अभी कंप्यूटर हम खरीदने जाते हैं तो चलो भाई 30,000, 25,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, जिस तरह का मेरा बजट होता है उस बजट में कंप्यूटर अवेलेबल हो जाता है। तो इसी तरह का एफोर्डेबल कंप्यूटर 4th जनरेशन से स्टार्ट हुआ, जहाँ से कंप्यूटर की महान क्रांति स्टार्ट हुई और हर लोगों के पास धीरे धीरे आगे अब कंप्यूटर आने लगा, यूज में आने लगा। इसमें देखिए ये जो एप्पल टू अल्टर 8800 ये जो कंप्यूटर है ये आपका 4th जनरेशन कंप्यूटर का है और ये 1971 से प्रेजेंट टाइम में भी अभी ये 4th जनरेशन कंप्यूटर यूज होता है। इसी तरह का 5th जनरेशन कंप्यूटर है जिसमें इंटेल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये चीज़ है, इसका फुल फॉर्म है ULSI प्रोसेसर यूज होता था टेक्नोलॉजी। ULSI का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये प्रोसेसर के रूप में यूज होने लगा। अब साथ ही साथ पावरफुल होता था ये कंप्यूटर, चीपर माने बहुत सस्ता होता था, रिलायबल भी होता था, इजी टू यूज, पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि जिसको हम एक चीज़ से दूसरे चीज़ में इजीली बदला जा सके, इजीली कनेक्ट किया जा सके, इजीली लेके ट्रेवल किया जा सके, इसी को तो पोर्टेबल कहते थे। तो इसमें जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है बहुत ही पोर्टेबल होने लगा। इसको जहाँ से भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड कर सकते हैं, कहीं से कहीं शेयर भी कर सकते हैं और कहीं भी लेके ट्रेवल कर सकते हैं। अभी लैपटॉप क्या है, ये भी तो है इस तरह का जिसको हम लेके कहीं से कहीं किसी लोकेशन पर भी हम ट्रेवल कर जाते हैं। तो ये पावरफुल होता था और सस्ता होता था पिछले वर्जन से, अभी भी अफोर्डेबल होता है ये 5th जनरेशन कंप्यूटर। अभी 7th जनरेशन 8th जनरेशन ये सब कंप्यूटर आ चुका है जिसको हम परचेज करते हैं। अब रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल, इसमें मतलब बहुत ही हाई पावर के सॉफ्टवेयर को डेवलप करके इसमें रन किया जा सकता है। नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रहा है सॉफ्टवेयर उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं, इसमें डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप ये IBM और पेंटियम ये सब 5th जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और प्रेजेंट एंड बियॉन्ड मतलब ये जो प्रेजेंट टाइम में अभी जो चल रहा है 5th जनरेशन कंप्यूटर भी अभी भी कुछ टेक्नोलॉजी को बदल के 7th जनरेशन भी कर दिया गया है, 8th जनरेशन भी कर दिया गया है। इस तरह के जनरेशन का रहा है कंप्यूटर का। कैसे वैक्यूम ट्यूब से ULSI माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होने लगा और कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, कैसे प्रोसेसिंग का स्पीड बढ़ा, कैसे कंप्यूटर सस्ता होते चला गया। तो इसी चीज़ को हम जनरेशन के माध्यम से आज समझ पाए हैं और इस पर बेस्ट अब चलते हैं MCQ को भी डिस्कस करते हैं। आइए अब यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर। पहले VLSI का फुल फॉर्म देख ले, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। ये VLSI माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था, तो अभी आपको बताए हैं कि ये 4th जनरेशन कंप्यूटर का था। 1st जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब था, 2nd जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट IC था और 4th जनरेशन में VLSI और 5th जनरेशन कंप्यूटर में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 5th जनरेशन कंप्यूटर था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं और यहाँ है क्या फुल फॉर्म और VLSI, तब इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब बहुत
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के तौर पर इसका प्रोसेसिंग होता था। अब अगला क्वेश्चन है कि द इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी इज मेड, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट किससे मेड बनता था, तो ये सिलिकॉन से बनाया जाता है और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। और बता देना चाहूँगा कि सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है इसका बहुत ही ज़्यादा जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उसमें इस्तेमाल होता है और सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा उत्पादन टेक्नोलॉजी इस सबसे ज़्यादा ताइवान देश के पास है, जो आप करंट न्यूज भी जानते हैं। आगे देखिए यहाँ पर अ टर्म इन अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर इज वाज मेड इज यूज्ड, मतलब कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी को बदला गया है, दिन पर दिन जो चेंजेज किया गया है उसको क्या बोलते हैं, तो है डेवलपमेंट, जेनरेशन, एडवांसमेंट, ग्रोथ। देखिए ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि करना, वृद्धि का मतलब एक्स्ट्रा चीज, उसमें कोई भी आदमी का ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट का मतलब कोई भी चीज नए सिरे से बनाना डेवलपमेंट कहलाता है। और एडवांसमेंट अलग वर्ड है। जनरेशन, इसका आंसर हो जाएगा जनरेशन, मतलब जो दिन पर दिन कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी जो बदला है उसी को हम जनरेशन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर, मतलब दूसरे जनरेशन का कंप्यूटर से फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कैसे अलग है, तो उसका सारा आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और साइंटिफिक कोड, मतलब इसका आंसर ऑल ऑफ दीज रहने वाला है। मतलब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बढ़ा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो क्यों बढ़ा, इससे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया, मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट आया गया। उसके साइंटिफिक कोड मतलब ज़्यादातर लॉजिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम इसमें कोड डाला गया है, तो ये सारा आंसर इसके अंदर होने जा रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन है द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज, सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर में क्या यूज होता था, अभी जस्ट बताया ट्रांजिस्टर यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर में VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हिच जनरेशन कंप्यूटर इज वेरी एक्सपेंसिव, कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर जो है ज़्यादा महंगा होता था, तो आपको इसका आंसर है कि जितना लो जनरेशन था वो ज़्यादा महंगा होता था। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है, अफोर्डेबल होता है, जिसको हम इजीली खरीद लेते हैं। यही तो टेक्नोलॉजी बदला, सस्ता हुआ कंप्यूटर, तो दिन पर दिन हर लोगों के पास आज के डेट में कंप्यूटर है, पोर्टेबल हुआ। अगला क्वेश्चन है व्हिच जनरेशन कंप्यूटर परफॉर्मेंस वेरी हाई, मतलब किस जनरेशन के कंप्यूटर इसमें से सबसे हाई परफॉर्मेंस रहा, तो जो लेटेस्ट जनरेशन इसमें माना जाएगा, जैसे फोर्थ जनरेशन ऑप्शन में है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है ये आपका वेरी हाई परफॉर्मेंस इसका होता था बाकी बैक जनरेशन से। तो दोस्तों आज कुछ जनरेशन के बारे में हम डिस्कस किए हैं और कुछ MCQ लेके आए हैं। देखिए इस बैच का यही टारगेट है कि जितना भी थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाया जाए और साथ ही साथ उस पर रिलेटेड MCQ को भी डिस्कस किया जाए। और देखिए अभी तो हम छोटा छोटा कम मतलब क्वांटिटी में हम MCQ लेके आ रहे हैं, लेकिन जब ये थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे तब जाके कंप्लीट हम MCQ पर ही डिस्कशन करेंगे अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।